देखो लास्ट डिस्कशन तक हम लोग यहाँ पे स्टॉप किया था। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, इन सब के बारे में समझा था। सर्टेन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हम लोग का पेंडिंग था। आज अपन उसको समझेगा। आप लोग ये नोट्स वगैरह लिख लेना, ठीक है। एक एक करके कंसेप्ट को समझता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, नाम को विजुअलाइज करो, पिक्चराइज करो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब जो भी बिजनेस की बातें हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेगा। और हमारा अकाउंटिंग डेफिनेशन भी क्या बोलता है? ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड। if any transactions which cannot be measured in terms of money will not be recorded, though it is very important। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस का, बट स्टिल हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेगा बिजनेस में ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर है? एग्जांपल स्ट्राइक। यदि आपका फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक चल रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स को पता होना चाहिए, बट स्टिल वी वॉन्ट रिकॉर्ड इट बिकॉज वी कैन नॉट वैल्यू दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। स्ट्राइक्स को मनी के टर्म्स में कैसे वैल्यू करोगे? क्लियर है? या फिर समझ लो आपके कॉम्पिटिटर का आपसे अच्छा प्रोडक्ट है, अब तुम क्या अपने बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट में लिखेगा कि हमारा मेरे को लॉस हुआ क्योंकि कंपटीटर का प्रोडक्ट अच्छा था? यू कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये इज वैल्यूज है। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? फिर से बोलना। दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन आर ओनली रिकॉर्डेड। एनी cannot be measured in terms of money will not be recorded। क्लियर है? एग्जांपल स्ट्राइक हो गया, कंप्यूटर का प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर टॉप मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा चल रहा है, क्वेरल बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट, तो वो सब अपन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर है मनी मेजरमेंट? द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग को कवर करना था, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? इट्स एन अजम्पशन कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इट विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि अकाउंट्स ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? बिकॉज एग्जैक्ट या ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी उसी दिन पता चलेगा जिस दिन धंधा बंद होगा। राइट? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, और बिजनेस जब लंबे समय तक चलेगा तो इसका ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी उसी दिन पता चलेगा जिस दिन मेरा बिजनेस शटडाउन हुआ परमानेंटली। उससे पहले पता नहीं चलेगा। राइट? बट सोचो, जिस दिन बिजनेस परमानेंटली शटडाउन हो रहा है उस दिन आपको पता चल रहा है कि बिजनेस में अच्छा था या बुरा था। क्या आपके यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन कोई काम का होगा क्या? नहीं ना। यूजर्स को क्या चाहिए? टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर योर बिजनेस। इसीलिए हमने क्या किया, बिजनेस को पीरियड्स वाइज डिवाइड कर दिया। व्हाट वी डू, वी हैव सेग्रीगेटेड आवर बिजनेस इनटू अकाउंटिंग पीरियड, एंड सच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1st of April and ends at। इसीलिए 31 मार्च को हम लोग हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाता है और बैलेंस शीट भी बनाता है। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाता है हम लोग 31 मार्च को बनाता है। अब थोड़ा सा जब लेवल ऊपर जाएगा तुम लोग देखोगे कि कुछ बिजनेसेस में क्वार्टरली भी बनता है। एवरी एंड ऑफ द क्वार्टर भी बनाना पड़ता है, वो कंपनीज के लिए। कंपनीज को सर्टेन बाउंडेशन है कि उन लोग को क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देना होता है अपने यूजर्स को। बट लेट्स टॉक अबाउट क्लास 11 जहां पे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस करता है तो उसको ईयर एंड में 31 मार्च की डेट में क्या पोजीशन था, बस उसको वही कन्वे करना होता है। क्लियर है? समझ में? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमने बिजनेस को अकाउंटिंग पीरियड्स वाइज डिवाइड कर दिया। अकाउंटिंग पीरियड इंडिया में क्या माना जाता है? 1st अप्रैल से 31st ऑफ मार्च, यानी बेसिकली 12 मंथ्स। दो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा जिस दिन बिजनेस परमानेंटली शटडाउन होगा, बट उस दिन वो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन पता करके हमारे यूजर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर है ये चीज? तो ये सारा नोट्स आराम से आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नाम क्या है? रेवेन्यू मतलब हमने पढ़ा था सेल्स, बेसिकली सेल्स, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज अपन प्रोवाइड करके कमाता है उसको रेवेन्यू बोलता है। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हिंदी टर्म्स बोले तो पहचानना। ठीक है? यहां पे पहचानने का मतलब है रिकॉर्ड करना। बिजनेस में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, उसके बारे में बोल रहा है।
तो बोल रहे बिजनेस के अंदर में हमें इनकम को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इनकम को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट। सपोज जिस दिन हमने प्रोडक्ट सेल किया उसी दिन रिकॉर्ड करेगा ना, चाहे उसका पैसा आपको बाद में मिले, राइट। अब सोचो आज प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल गया तुमको और तुम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है 10 डेज के बाद में और उसका पैसा मिल रहा है उसके नेक्स्ट 10 डेज में, तो रेवेन्यू मतलब सेल्स कब मानेगा तुम? जिस दिन सेल हुआ है, जिस दिन सेल किया हमने, जिस दिन प्रोडक्ट को सप्लाई किया, बिकॉज उस दिन क्या हो रहा है, हमारा गुड्स का ऑनरशिप या फिर टाइटल ट्रांसफर हो गया ना। क्लियर है? इररेलेवेंट कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, पैसा मिला या नहीं मिला दोनों नहीं देखता हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ ना ये, तो विच कंसेप्ट, अरे दो कंसेप्ट थे, अकाउंटिंग किस कंसेप्ट पे करता है अपन, तुमने तो बोला था जाके कंपनीज एक्ट वगैरह कुछ, हाँ सही जा रहा था, एक्रूअल बेसिस, बिकॉज ऑफ एक्रूअल बेसिस। क्लियर है? हम लोग को पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला उसको ध्यान में नहीं रखेगा, जिस दिन हमने प्रोडक्ट सप्लाई किया या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ उसी दिन हमारे बिजनेस में हम लोग उसको रेवेन्यू मान लेगा। सपोज तुम लोग मेरा बिजनेस में आया, गुड्स खरीदा, ठीक है, मैंने बिल बना के दे दिया, बट तुमने बोला कि भैया हम 2 दिन बाद लेके जाएगा, हम कोई काम के लिए बाहर जा रहा है, वापस जब आएगा तब हम लेके चला जाएगा गुड्स। तो बताओ मेरे बुक्स में रेवेन्यू मुझे कब मानना चाहिए, जिस दिन मैंने तुम्हें बिल दिया या जिस दिन तुम गुड्स लेके जाएगा? जिस दिन बिल दिया, बिल देते ही तो मेरा ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया ना, यू बिकम द ओनर। तुमने जस्ट बोला कि भैया इसको आप रख के रखो यहाँ पे। क्लियर है? आया समझ में? तो वही रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू आप अपने बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे, उस पीरियड में जिस पीरियड में ये एक्चुअल में हुआ है। इस जैसे कि तुम लोग आया मेरे पास में, बोला कि भैया हमको एक सर्टेन प्रोडक्ट चाहिए, बट मैंने बोला अभी तो है नहीं, ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक, तुमने बोला ठीक है भैया ऑर्डर कर दीजिए, मंगवा दीजिए, हमको चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला एडवांस देना पड़ेगा, राइट। 1 लाख का गुड्स था, मैंने तुम लोगों से 20,000 एडवांस ले लिया, आज ही 20,000 एडवांस ले लिया। वो गुड्स आया 15 डेज के बाद और मैंने 15 डेज के बाद तुम लोग को डिस्पैच कर दिया। टेल मी, मैं अपने बुक्स में रेवेन्यू कब मानूं, जिस दिन तुमने एडवांस दिया उस दिन या फिर जिस दिन मैंने गुड सप्लाई किया? जिस दिन मैंने गुड सप्लाई किया, राइट। जब तुम लोगों ने मुझे एडवांस दिया, क्या मैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा? ट्रांजैक्शन जहां पे पैसा है, तुम तो पैसा दिया, मेरे पास पैसा आया ना, बिजनेस में तो हम रिकॉर्ड करेगा। अब ये पैसा जो तुमने मुझे एडवांस दिया है, टेल मी मेरे लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? यस, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी। इस पैसे के अगेंस्ट में मुझे गुड्स देना ही पड़ेगा ना, तो मेरे लिए तो हेडेक है, राइट। यदि टाइम पे मेरे पास वापस गुड्स नहीं आया तो मैं तुम्हें सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि तुम हमसे पैसा भी ले जाए और बोले कि हम आपका वजह से हमको लॉस हुआ वो भी दो, पेनल्टी वगैरह भी क्लॉज हो सकता है। क्लियर है? तो जब भी कोई एडवांस देता है तो इट्स अ लाइबिलिटी। समझ में आया? तो वैसे ही हमने एग्जांपल लिया था, तो रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। जब तुम्हारा ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा या फिर उसका टाइटल ही ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारे नाम से, तो मतलब वो तुम क्या करेगा कि हो गया, मेरा सेल्स हो गया, इनकम हो गया, हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जांपल कि हमें एक ऑर्डर मिला है 25 ऑफ मार्च को, बट हमने उसको सप्लाई किया है 4 अप्रैल को। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। यानी ऑर्डर मिला 25 मार्च, 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका होगा। एंड सेल्स कब किया तुमने? आपका ईयर है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। ऑर्डर मिला लेट्स से सपोज इधर मिला आपको 25 मार्च को ऑर्डर मिला, राइट। अब ईयर तो खत्म हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, यहां
4th ऑफ अप्रैल को तुमने क्या किया, गुड सप्लाई कर दिया एंड आपको पैसा मिला है 11th ऑफ अप्रैल को। टेल मी, जो गुड्स आपने सेल किया है उसको कौन से साल का रेवेन्यू मानोगे? 21-22 का रेवेन्यू मानोगे या 22-23 का रेवेन्यू? 22-23 का, क्योंकि एक्चुअल में ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ है? नेक्स्ट ईयर में हुआ है ना। पिछला साल तो जस्ट ऑर्डर मिला था, तो आप लोग सेल्स नहीं मानोगे। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? सिमिलरली आपको रेंट मिलना था मार्च का, आपने अपनी कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रखा है, तो हर महीना रेंटल इनकम होगा, बट मार्च का रेंट समहाउ टेनेंट ने नहीं दिया। उसने क्या किया, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में मार्च का रेंट और अप्रैल का रेंट साथ में दिया तुम लोग को। क्लियर है? तो बताओ, मार्च का जो इनकम है उसको कब मानेंगे? जिस ईयर मिला या जिस ईयर ड्यू हो गया था? यानी वो लास्ट ईयर ही इनकम मान लेगा। एज पर विच कंसेप्ट? एक्रूअल बेसिस। एज पर एक्रूअल बेसिस। एक्रू होते ही हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। कैश बेसिस होता तो हम लोग किस ईयर का मानते? जिस ईयर रिसिप्ट हुआ। क्लियर है ये चीज? तो दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। क्लियर है? यहां तक 3 कंसेप्ट पढ़ा अभी तक। एक पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, क्या बोलता है? Transactions which can be measured in terms of money are only recorded in business. Any events or transaction which cannot be measured in terms of money will not be recorded, though it may be very important for the business. चाहे कितना ही important हो। Clear है? Then हमने पढ़ा accounting period concept. Accounting period concept क्या बोलता है कि though as per going concern concept, business will continue for a longer period of time, actual profitability will only be known when the business is permanently shut या फिर wound up. So it information at that time won't be useful for our users. Hence, accounting has been divided into periods which starts from 1st of April and ends at 31st of March. Clear है ये चीज? That's our accounting period concept. Because of this concept हमने हमारे accounts को क्या किया, एक एक साल का बनाते हैं हम लोग। सिर्फ एक साल का अकाउंटिंग करता है, फिर नेक्स्ट ईयर नया अकाउंटिंग करता है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर नया अकाउंटिंग करता है। क्लियर है? फिर था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। क्या बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट? यस, टाइटल और ऑनरशिप जब ट्रांसफर होता है गुड्स का, हम लोग उसी टाइम हमारे बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, चाहे पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो। क्लियर है ये चीज? दैट्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देन मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि आपके बिजनेस का जो इनकम है या जो रेवेन्यू है ये मैच होना चाहिए एक्सपेंसेस के साथ में। मैचिंग इज सिंपली लॉजिकल कि जैसे आप घर से एक पार्टी में जा रहे हो, आपने ऊपर में तो पहना है 3 पीस सुंदर सा सूट और नीचे में पहना है स्पोर्ट्स शूज। सोचो कैसा मैचिंग लगेगा? मस्त झिंचक लगेगा ना। आपने ऊपर तो पहना है फॉर्मल्स कपड़े पहने और नीचे में शॉर्ट्स पहन लिए और टाई भी लगा लिया टाई भी लगा लिया, तो सोचो कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना। कोई मैच नहीं हो रहा। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में बोला जाता है, इफ आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रेवेन्यू किया है यानी इनकम या सेल्स किया है, तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए खर्चा किया होगा। तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस आपने किया है वो आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि हमारा एट प्रेजेंट हमारा इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 23 से लेके 31 ऑफ मार्च 24 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने सेल्स किया है, राइट, तो सेल्स को करने के लिए एक्सपेंसेस भी किया होगा ना, तो बोलता है उस एक्सपेंसेस को भी आप रिकॉर्ड करोगे, प्रोवाइडेड आपने एक्सपेंसेस को पे किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? दैट्स योर मैचिंग कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड मैच विद द एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब सेल्स एंड इनकम। एज पर दिस कंसेप्ट एनी एक्सपेंसेस or cost
applicable to revenue of that period should be charged against that revenue. जिस साल सेल्स किया, जिस साल इनकम किया, उसी साल उस इनकम या सेल्स को करने के लिए हमने खर्चे किए होंगे, बोलता है उसी साल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने सेल्स तो किया इस ईयर में और इससे रिलेटेड, इस पीरियड से रिलेटेड सैलरी आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो, या इस पीरियड से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मैचिंग कंसेप्ट आपको रोक देगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, इफ एनी इनकम इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फॉर करंट ईयर। यानी करंट ईयर में आपने कोई पैसा कमाया बट वो मिला नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, कंसेप्ट आपका एनुअल बेसिस पे लिंक्ड है। हाँ, एवरीथिंग, इसीलिए तो एबॉलिश कर दिया गया कैश बेसिस को। क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोला, यदि कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल गया है तो आप उसको करंट ईयर का इनकम नहीं मानोगे। कब मानेंगे? नेक्स्ट ईयर, जब उसका सर्विसेज दोगे। क्लियर है? इसको हम लोग एडवांस इनकम बोलते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस के लिए दो कंसेप्ट पढ़ा था हमने, क्या क्या टर्म था वो? खर्चा कर दिया बट हमने पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग करंट ईयर का एक्सपेंस मानेगा, वेयरएज प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं मानेगा, नेक्स्ट ईयर मानेगा। दैट्स मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? समझ में आया मैचिंग कंसेप्ट? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बट नॉर्मल से ऐसी बना दिया ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, वैसे भी इंप्लाइड है कि आप बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग करता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। तो वही ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है कि आप जितने भी कंसेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए लगा रहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ मैनेजमेंट और अकाउंटेंट। बिकॉज अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट रखा होगा और होल एंड सोल करता करता तो मालिक ही है, मालिक बोले तो मैनेजमेंट। बोलता है इन लोग का पर्सनल मोटिव नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग बैच में पढ़ रहे हैं और हम एक या दो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, वैल्यू दे, दैट मींस आई एम बायस्ड। हम किसी दूसरा को टाइम नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है हम उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है, रिवाइज भी करवा रहा है, उसका क्वेरीज भी रिजॉल्व कर रहा है, यानी आई एम बायस्ड। आपके क्लास टीचर्स भी ऐसा करते हैं, किसी कुछ स्टूडेंट को तो बदमाशी करने से भी नहीं डांटता और कुछ के तो पीछे ही पड़ा हुआ रहता है, तो वो क्या है? वो बायस्ड है। तो आपका जो अकाउंटिंग है ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। इसमें कोई भी ऐसा बायसनेस होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? और ये कब पॉसिबल है? जब आपने सारा का सारा ट्रांजैक्शन जितना भी रिकॉर्ड किया अपने बिजनेस में, उसके लिए आपके पास प्रूफ है, सपोर्टिंग एविडेंस। ठीक है, हमने एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, राइट? तो यदि आप बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड दैट इज रिलायबल, आपके लिए उसके पास सपोर्टिंग एविडेंस है, दैट मींस आप बायस नहीं है। लेकिन यदि सोचो कि आप ऐसे ही अपने बुक्स में मिसलेनियस एक्सपेंस दिखा दिया लाख रुपए का, बोलता है कभी चाय पिया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, XYZ करके, हो सकता है प्रैक्टिकली ये एक्सपेंस किया ही नहीं है तुमने, जस्ट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, जानबूझ के आप अपने बुक्स में एक्सपेंस शो कर रहे हैं, यानी यू आर बायस्ड। तो बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बायसनेस से फ्री होना चाहिए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट। और वो कैसे होगा? इट शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलान हो गया, कैश चलान हो गया, परचेज किया तो परचेज बिल हो गया, सेल्स किया तो सेल्स का इनवॉइस हो गया, उन सबसे रिकॉर्ड सपोर्टेड होना चाहिए। क्लियर है? दैट्स ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये तो थे कंसेप्ट, कंसेप्ट बदल नहीं सकते, राइट? कंसेप्ट इज जस्ट लाइक एन लक्ष्मण रेखा, जैसा बोल दिया वैसे ही करना है। जैसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट ने बोला कि यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड किया तो उसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मनी मेजरमेंट बोलता है ओनली विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी को रिकॉर्ड करना है। यानी कंसेप्ट्स आर जस्ट लाइक लक्ष्मण रेखा, उसको तो अपन बदल नहीं सकता है, एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसा एक बिजनेसमैन अप्लाई करेगा, सारा ही बिजनेसमैन अप्लाई करेगा कंसेप्ट्स को।
क्लियर है? और यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का भी जरूरत नहीं है, दिल से सोचने का भी जरूरत नहीं है। इफ लिख दिया डेबिट होगा और क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, इसमें क्या दिल से सोचना, राइट? मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट बोल दिया कि पैसे में है क्या, रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का तो कोई काम ही नहीं है ना। पर्सनल जजमेंट कब आता है? पर्सनल जजमेंट वहां आता है जहां पे दो रास्ते हैं, जैसे कि आपको एक रूट पे जाना है, एक राइट डायरेक्शन जा रहा है और एक लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रूट चूज करें। हियर कम्स पर्सनल जजमेंट। लेकिन सोचो, जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है और वहां बोर्ड लगा हुआ है कि ये रास्ता उसी तरफ जाना है, तो वहां पे पर्सनल जजमेंट होगा क्या? नहीं नहीं, हम सोचता है इधर भी जा सकता है क्या, अरे पता ही है भाई राइट लेने से हम वहां तक पहुंचेगा, तो आपको राइट ही लेना पड़ेगा ना। दिस इज कंसेप्ट, समझ में आया? जहां जजमेंट्स आता है, जहां पे आप सोच सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है? कन्वेंशंस आर बेसिकली भगवत गीता टाइप्स। भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है अच्छा अच्छा, बट क्या वो जब एकदम कंपलसरी है क्या अप्लाई करना ही पड़ेगा? वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भला करे, एक दूसरे की मदद करे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे। बट क्या ऐसा करते हो क्या? सबसे पहले ही हम बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करते हैं, राइट? सारा तो उल्टा कर रहे हैं ना। यानी बेसिकली भगवत गीता इज ए गाइडलाइन टू सर्वाइव अ गुड ह्यूमन लाइफ। इफ आप वैसा फॉलो करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। ये सारा कहानी है, राइट? तो भगवत गीता इज अ गाइडलाइन ना, कंपलसरी तो नहीं है। बट हमारा इंडियन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एक सोसाइटी में रहने के, बेसिकली दीज आर कंसेप्ट्स जो एज इट इज वहां पे तो अप्लाई होगा ही होगा। जैसे इंडिया में यदि किसी को खून कर दिया तो जेल है ना उसका, राइट? तो वैसे ही ये कंसेप्ट मेरा कि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। एक जन खून किया, चाहे यहां खून करो आसाम में, चाहे राजस्थान में खून करो, कहीं पे भी खून करो, खून के लिए तो प्रोसेस सेम ही है ना, राइट? यानी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। बट भगवत गीता के रूल्स आपको लगाने हैं चाहे नहीं लगाने, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट कि ऊपर जाओ तो स्वर्ग मिले, ऐसा बोलते हैं, तो आप अच्छा जियो, अदरवाइज तो ठीक है, नीचे में फ्राई किए जाओगे, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं। बिकॉज मरने के बाद किसी ने देखा थोड़ी ना है कि हम फ्राई हो रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं। क्लियर है? तो सिमिलरली हमने कंसेप्ट्स पढ़ा, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस। हमें अकाउंट सर्टेन गाइडलाइंस देता है, वो भी फॉलो करना चाहिए। अब वो फॉलो कर सकते हैं हम विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, बिकॉज गाइडलाइंस हमारी मर्जी है भाई। स्कूल वाले जैसे बोलते हैं कि आप प्रॉपर ड्रेसअप हो के आओ, ठीक है, हम ड्रेस पहनते हैं लेकिन अपनी मर्जी से। जैसे बोला शर्ट और पैंट पहन के आओ, ये कंसेप्ट है। लेकिन टाइट शर्ट पहनूं, लूज शर्ट पहनूं, एकदम डबल साइज का पहनूं, वो तो मेरी मर्जी, मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से है ना। हियर कम्स पर्सनल जजमेंट, राइट? वैसे ही अकाउंट्स के अंदर में है, एक है कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये गाइडलाइन ये बोलता है कि आपके बिजनेस में, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस जितने भी रिलेटेड है वो सब डिस्क्लोज करो। इवन इफ आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन को तो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कर ही नहीं पाएगा, जैसे स्ट्राइक वगैरह, बट ये तो बिजनेस से रिलेटेड ही है ना। तो बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन आप मेजर नहीं कर सकता वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, बट स्टिल उसको डिस्क्लोज तो करना है। तो अब कहां डिस्क्लोज करें? बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नीचे नोट्स बनते हैं, उस नोट्स में लिख दो आप, ताकि आपका यूजर उसको रीड कर पाए। क्लियर है? तो दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एज पर दिस कन्वेंशन, all the important information related to an enterprise should be completely disclosed. Any transactions or event which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by way of footnote. Clear है? Assumptions हम लोग नीचे दिखा देगा। Example, contingent liability। अब ये एक नया टर्म है जो तुम लोग को समझना है। Will cover up once we first we cover up the all the conventions, cover कर लेता अपन, ठीक है, आराम से। नहीं तो अपने पास कुछ कुछ टर्म्स और बचे जो मुझे कवर करने हैं, इससे अपना सारा बेसिक कंसेप्ट्स कवर हो जाएगा। यानी फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स पूरे खत्म हो जाएंगे, शायद एक सेशन और लगेगा अपने को एंड पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स रह गए जो तुम लोग को सीखना जरूरी है, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया,
उसको समझना पड़ेगा। कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। फिर आया कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर आने के बाद एक गाइडलाइन और आई, मैटेरियलिटी। बिकॉज फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ डिस्क्लोज करो। अरे भाई मैं सब कुछ लिखने लगा ना, चिंदी चिंदी बातें भी बिजनेस की यदि मैं लिखने लगा बिजनेस की बुक्स में, तो बुक्स कितनी बड़ी बन जाएगी ना, यूजर्स को पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। यानी कभी कभी तो अनइंटरेस्टेड टॉपिक्स भी मेरे को लिखना पड़ जाएगा, या अनइंपॉर्टेंट है जिससे यूजर का डिसीजन मेकिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे मेरा डिसीजन बदले, राइट? अब समझ लो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्च कर रहे थे और कोई तुमको डिसीजन बोलता है कि वहां पे तो यार है ना ग्रीन कलर का वॉल्स है, ब्लू कलर का वॉल्स है। क्या ये लिटरली मैटर करेगा तुमको उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम्हें क्या मैटर करेगा कि वहां टाइम पे सब कुछ होता है या नहीं होता, क्लासेस रेगुलर है या नहीं है, रिजल्ट्स है, सिलेबस टाइम पे होगा या नहीं होगा, ये मैटर करेगा ना, राइट? हर बात मैटर नहीं करेगा कि वहां पे तो क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में पानी का वो नहीं लगाया हुआ कैंपर, साउथ डायरेक्शन में। अब तुम पंडित जी को पूछेगा ये शुभ है या नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बल्कि बन जाएगा। इसीलिए और एक कन्वेंशन आया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक कन्वेंशन आया, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मतलब एक नई गाइडलाइन इशू की गई कि यू डू नॉट नीड टू डिस्क्लोज फुल्ली if you feel that the information is material for your enterprise, तो उस बातों को डिस्क्लोज करो। सारी बातों को डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं, इमैटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये बात आई समझ में? अब मटेरियल कैसे डिसाइड करोगे तुम्हारे बिजनेस के लिए वो मटेरियल है या नहीं है? डिपेंड करता है तुम पे। जैसे कि सपोज आज रिलायंस कंपनी में क्या हुआ, धीरू भाई मुकेश जी अंबानी के कंपनी में क्या हुआ, कैश है ना 5,000 का कैश चोरी हो गया। कितना बड़ा बात है, वो बड़े बड़े अक्षरों में कल न्यूज आर्टिकल में भी लिखेगा वो कि मेरा कंपनी का 5,000 का 5,000 रुपए। अब एक बात बताओ, रिलायंस जैसा कंपनी के लिए 5,000 रुपए रियली मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, मटेरियल नहीं है तो इट कैन बी इग्नोर्ड। बट एक छोटा सा पान का दुकान है, उसके गल्ले से 5,000 चोरी हो गया, नाउ इट इज अ मटेरियल ना। सो मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कैसा है। बिजनेस बहुत बड़ा है, उसके लिए छोटी मोटी बातें मैटर नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस का साइज छोटा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सोचना पड़ेगा उस बिजनेसमैन के लिए वो बात इंपॉर्टेंट है क्या। आई बात समझ में? तो मैटेरियलिटी डिफर करता है, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट आ जाएगा। तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना कि तुम्हारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। इफ इंपॉर्टेंट है तो हम इसका डिस्क्लोजर देंगे, तुम्हें लगता है कि नहीं है मेरे यूजर्स के लिए कोई खास बात नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, राइट? दैट्स व्हाई इट इज अ गाइडलाइन, इट इज नॉट ए कंसेप्ट। क्लियर है? समझ में आया? कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी क्या बोलता है कि जो मैटेरियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड हम लोग सिर्फ उसी को डिस्क्लोज करेगा। और मैटेरियलिटी कैसे डिफाइन होता है? डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, उसका नेचर और वॉल्यूम के हिसाब से। एग्जांपल दिमाग में रखना, वो मुकेश अंबानी वाला 5,000 का चोरी हो गया, वो पता ही नहीं देगा, वो बोलता हम उसको सर्च करने लगेगा, उससे ज्यादा तो कितना करोड़ों हम कमा लेगा पर मिनट, राइट? बट वही पनवाड़ी वाला वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, मतलब मेरा एक हफ्ता का या फिर एक महीना का रेवेन्यू चला गया। क्लियर? तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन एक मटेरियल है। इज इट क्लियर? तो आपने दो चीज आज कवर कर लिया, एक है कंसेप्ट और एक कन्वेंशन। अब हमारे सारे कंसेप्ट भी कवर हो गए और कन्वेंशंस भी कवर हो गए। एक कन्वेंशन और है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, जो हम पहले कर चुके थे। जो क्या प्रूडेंस क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये भी एक गाइडलाइन है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्लियर है? कोई बोलता थोड़ी ना है भाई कल तुम्हारी जिंदगी में खर्चा आएगा, आज पैसा बचाओ ही बचाओ, मत बचाओ, उड़ा लो। बट गाइडलाइन है भाई, प्रूडेंस बन के रहो, प्रूडेंट आदमी बनो। कल को पैसा चाहिएगा तो कहां से आएगा? आज तुम्हारे पास पैसा है, सेविंग्स करो, सारा उड़ाओ मत, यही तो प्रूडेंस बोलता है। क्लियर है? तो वो भी एक गाइडलाइन है। तो बेसिकली कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में क्या डिस्टिंग्विश हुआ? कंसेप्ट्स क्या है? लीगली एक्सेप्टेड है, उसका लीगल एक्सेप्टेंस है,
बट कन्वेंशंस आर जस्ट गाइडलाइंस है, इसको एप्लीकेबल करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपके बिजनेस के अंदर में। सो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस जब अपन रिकॉर्ड करते हैं वो एज पर द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे डुअल एस्पेक्ट हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, इन सब के बेसिस पे ही हम लोग हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन कन्वेंशन जस्ट हेल्प करता है जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि वहीं पे तो हमें डिस्क्लोज करना होता है। तो कन्वेंशंस का काम आता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वेयर एज कंसेप्ट तो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है बिजनेस का लगना जब आपके बिजनेस को ट्रांजेक्शंस होते हैं और उसको आप लोग रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है ये चीज? थर्ड पॉइंट है, कंसेप्ट्स में कोई पर्सनल जजमेंट नहीं चाहिए आपको, जैसा है बस वैसा ही एप्लीकेबल करना है। कन्वेंशंस में पर्सनल जजमेंट है, जैसे अभी देखा हमने मैटेरियलिटी, इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है वो तो पर्सनली डिसाइड करेंगे ना। तो कन्वेंशंस रिक्वायर्स पर्सनल जजमेंट, वेयर एज कंसेप्ट्स के अंदर में कोई पर्सनल जजमेंट नहीं चाहिए, जैसा बोला उसको बस एप्लीकेबल करना है। कंसेप्ट्स यूनिफॉर्मली सारा एंटरप्राइज एक जैसा एक्सेप्ट करता है, वेयर कन्वेंशंस सब अपने हिसाब से गाइडलाइन से, भाई जिसको जैसे करना है वैसे करो। समझ में आया? तो विथ दिस वी कवर अवर एंटायर कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एक सेशन और जाएगा अपना जहां पे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो रह गए उसको अपन कवर करेगा। आईएफआरएस क्या होता है, गैप क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आए, रूल्स कैसे बना, उसकी स्टोरी अपन डिस्कस करेगा। ठीक है, योर टास्क विल बी अभी तक जितना हमने किया, अभी तक जितना किया है उतना प्रॉपर्ली रिवाइज करके आओगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।